हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नेटवेव इंस्टीट्यूट। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को देखें और लाइक करें। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं आईडी ट्रेंड्स, जो कि DCA सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है और इसकी आज हम लोग सेकेंड यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सेकेंड यूनिट को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हमको कवर करना है। तो दोस्तों, हमें जो कवर करना है वो है टेक्स्ट एज ए कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया। इसके अलावा टेक्स्ट कितने टाइप के होते हैं, प्लेन टेक्स्ट एंड फॉर्मेटेड टेक्स्ट। इसके अलावा RTF और HTML टेक्स्ट। इसके अलावा ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग का कॉन्सेप्ट, फॉन्ट्स की नीड और उनके टाइप, इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीमीडिया, मोनोस्टीरियो साउंड, एफेक्ट्स एंड साउंड, एनालॉग और डिजिटल साउंड के बीच में डिफरेंस, साउंड फॉर्मेट्स की पूरी जानकारी, .wav, .mp3 वगैरह, कॉन्सेप्ट ऑफ MIDI। इसके अलावा साउंड एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनकी पूरी जानकारी। तो दोस्तों, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं टेक्स्ट एज ए कंपोनेंट ऑफ मल्टीमीडिया। दोस्तों, जैसे कि मैंने फर्स्ट यूनिट में भी डिस्कस किया है कि मल्टीमीडिया का एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है टेक्स्ट। बिना टेक्स्ट, जैसे अगर आपने कोई भी मल्टीमीडिया फाइल बनाई है तो बिना टेक्स्ट के वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप उसमें ऑडियो फाइल डालते हो या वीडियो फाइल डालते हो तो भी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए टेक्स्ट का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। अब टेक्स्ट किस फॉर्म में हो सकता है? टेक्स्ट वर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है, सेंटेंसेस के फॉर्म में हो सकता है, पैराग्राफ्स के फॉर्म में हो सकता है। और टेक्स्ट किस काम आता है? टेक्स्ट काम आता है कि आपके थॉट्स और आइडियाज़ को किसी से शेयर करने के काम आता है। इसके अलावा अगर वो टेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, शॉर्ट में लिखा है, पर उसको ब्रीफ, आप ऑडियो फाइल से उसको ब्रीफ कर सकते हो। अब इसके अलावा मल्टीमीडिया फाइल्स में टेक्स्ट का यूज़ कैसे होता है? पेज टाइटल्स के रूप में, डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशंस के रूप में, पिक्चर्स को लेबल जो देते हैं उसके रूप में। इसके अलावा जो एप्लीकेशन का जो ऑपरेशन होता है वो भी टेक्स्ट के रूप में ही दिखाया जाता है। तो टेक्स्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट, बिना टेक्स्ट के आप मल्टीमीडिया फाइल्स को सोच ही नहीं सकते। तो दोस्तों, टेक्स्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? अभी तक क्या हम पढ़ रहे थे, हम ये देख रहे थे कि अभी तक जो है टेक्स्ट, जो मल्टीमीडिया का एलिमेंट है टेक्स्ट, उसके बारे में पढ़ रहे थे। अब हम टेक्स्ट के एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो जो टेक्स्ट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, बहुत ईजी है दोस्तों। जैसे कि अल्फ़ाबेट कैरेक्टर्स कैपिटल A से लेकर Z तक, ये टेक्स्ट के एलिमेंट्स हैं। छोटे a से लेकर Z तक जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो भी एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा नंबर्स 0 से लेकर 9 तक वो भी टेक्स्ट के एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा जो स्पेशल कैरेक्टर्स है जो भी कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल रहता है, जैसे डॉलर का साइन, प्लस, माइनस, इक्वल टू, @ ये पंक्चुएशन मार्क, फुल स्टॉप, कॉमा, ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे टेक्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं। जितने कैरेक्टर्स हैं सारे टेक्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं। अब अपन लोग आते हैं किस टाइप के टेक्स्ट होते हैं। तो दोस्तों, टेक्स्ट को मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, जिसको हम प्लेन टेक्स्ट भी बोलते हैं। दूसरा है फॉर्मेटेड टेक्स्ट, जिसको हम रिच टेक्स्ट भी बोलते हैं। और तीसरा है हाइपर टेक्स्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन होते हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के ऊपर। दोस्तों, वो टेक्स्ट जिसकी फॉर्मेटिंग नहीं हुई है, जिसमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर सेट्स हैं, वो हम उसको हम अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट बोलते हैं। जैसे कि अगर आप नोटपैड पे जाएंगे तो नोटपैड पे आपको एक ही टाइप का टेक्स्ट अवेलेबल रहेगा, ठीक है। उसके फिक्स साइज के कैरेक्टर्स होते हैं और लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, और ये आपका प्लेन टेक्स्ट या अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट रहेगा। अब दोस्तों, वो टेक्स्ट जो कि फॉर्मेटेड हो सकते हैं, जिनकी फॉर्मेटिंग हो सकती है, जिनका स्टाइल चेंज किया जा सकता है, जिनका साइज़ चेंज किया जा सकता है, जिनका शेप चेंज किया जा सकता है, जिनको टेबल्स और ग्राफिक्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिनको टेबल्स ग्राफिक्स के अंदर रख सकते हैं, जिनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वो सारा हमारा फॉर्मेटेड टेक्स्ट कहलाता है या रिच टेक्स्ट कहलाता है। दोस्तों, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और फॉर्मेटेड टेक्स्ट दोनों ही आप डेस्कटॉप पे यूज़ करते हो या लैपटॉप पे यूज़ करते हो या मोबाइल पे यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन जब भी अब दोस्तों हम लोग आते हैं हाइपर टेक्स्ट के ऊपर। हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट के ऊपर रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब भी हम इंटरनेट की फाइल्स बनाते हैं, HTML फाइल्स बनाते हैं, तो उन फाइल्स के अंदर जो टेक्स्ट हम लोग लिखते हैं और उसको जैसे वो रिप्रेजेंट होता है वेब पेज के ऊपर, तो उसको हम लोग हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों, ये था आपके 3 टाइप के टेक्स्ट, अनफॉर्मेटेड, फॉर्मेटेड और हाइपर टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट वो जिनका फिक्स साइज़ होता है, उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर सेट्स होते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग नहीं की जा सकती। ये अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट जिनकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है, जिनको टेबल्स के साथ, ग्राफिक्स के साथ यूज़ किया जा सकता है, वो फॉर्मेटेड टेक्स्ट। और
जो टेक्स्ट इंटरनेट वेब पेजेस के लिए इंटरनेट के लिए यूज़ किए जाते हैं वो सारे हमारे टेक्स्ट हाइपर टेक्स्ट की श्रेणी में आते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। मैंने बता दिया आपको, एक्चुअली इसके फॉर्मेटेड टेक्स्ट में मैंने आपको ये बताया था कि वो टेक्स्ट जिनकी फॉर्मेटिंग नहीं हो सकती, जिनका साइज़ लिमिटेड रहता है, जिनके लिमिटेड नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स होते हैं। तो दोस्तों लिमिटेड नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स से हमारा मतलब क्या है, देखिए क्या होता है कि हमारे पास एक आस्की कोड है, उस आस्की कोड में हमारे पास 7 बिट कोड है, वो है ना। इसका आस्की का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये पहला स्टैंडर्ड था जो कंप्यूटर्स में कैरेक्टर्स के लिए आया था। तो जब ये 7 बिट कैरेक्टर्स था तो इसमें ओनली 128 कैरेक्टर्स होते थे, ठीक है। इसके बाद जो है अब इसमें 128 कैरेक्टर्स लिमिटेड कैरेक्टर्स हैं 128 हमारे पास, लेकिन जब हमें लगा कि हमको लैम्डा, इसके अंदर लैम्डा नहीं था, रो नहीं था, पाई का साइन नहीं था, ये सारे साइंस नहीं थे, इन सब साइंस को हमें चाहिए था, तो फिर इसको एक्सटेंड किया गया, तो ये 8 बिट कैरेक्टर हुआ। तो इसको हम लोग जो 8 बिट कैरेक्टर हुआ तो इसको हम एक्सटेंडेड कैरेक्टर सेट बोलते हैं, हम इसको एक्सटेंडेड कैरेक्टर सेट बोलते हैं। और इसके अंदर 256 कैरेक्टर्स होते हैं, 256 डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर आपका लैम्डा, पाई, एट द रेट, इनफाइनाइट, ये सारे साइंस भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों ये जो आस्की 7 के जितने कैरेक्टर्स हैं आस्की 7 तक, वो सारे हमारे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की श्रेणी में आते हैं। मतलब आस्की 7 में जितने कैरेक्टर्स थे वो सारे अनफॉर्मेटेड थे, उसके बाद जितने भी टेक्स्ट आए वो सारे फॉर्मेटेड हुए। इसके अलावा एक और आया यूनिकोड। तो अब दोस्तों क्या हुआ, जैसे कि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज तो ओनली इंग्लिश के लिए था, अब हमको अपनी स्थानीय भाषाओं में, स्थानीय लैंग्वेजेस में हमको कंप्यूटर के अंदर टाइपिंग करनी है, उनको उस लैंग्वेज को यूज़ करना है, तो यूनिकोड फॉर्म हुआ। यूनिकोड 4 में दोस्तों, यूनिकोड 4 के अंदर 96,382 कैरेक्टर्स हैं। ये 16 बिट के यूनिफॉर्म कोड्स होते हैं, 16 बिट यूनिफॉर्म कोडिंग ये सपोर्ट करता है। और इसमें जापानीज़, चाइनीज़, हिंदी, कोरियन, बंगाली, कर्नाटका, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूड हैं। तो मतलब जो भी आपकी उर्दू टाइपिंग होती है, हिंदी टाइपिंग होती है, वो सारी यूनिकोड के अंदर होती है। दोस्तों ये था आपका अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग आते हैं फॉर्मेटेड टेक्स्ट के ऊपर। तो दोस्तों वो टेक्स्ट जिनकी फॉर्मेटिंग की जा सकती है, जो वर्ड में ग्राफिक्स के साथ यूज़ किए जा सकते हैं, जिनको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन किया जा सकता है, जिनकी शैडो वगैरह फॉर्म हो सकती है, जो भी मतलब फॉर्मेटिंग आपके पास वर्ड में, MS वर्ड में दिया हुआ है वो फॉर्मेटिंग होती है, तो वो सारे हमारे फॉर्मेटेड टेक्स्ट होते हैं। अब इसके अलावा हम लोग हाइपर टेक्स्ट के ऊपर आते हैं। दोस्तों हाइपर टेक्स्ट क्या है, वो टेक्स्ट जो कि हमारे इंटरनेट पेजेस के ऊपर यूज़ किया जाता है वो हमारा हाइपर टेक्स्ट होता है। अब ये टेक्स्ट एक हाइपर लिंक भी हो सकता है, अगर इस टेक्स्ट को आप क्लिक करेंगे तो कोई दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, तो ये पेज होता है हाइपर लिंक के फॉर्म में, सिंपल टेक्स्ट के फॉर्म में, फॉर्मेटेड टेक्स्ट के फॉर्म में। मतलब जो भी आपके इंटरनेट वेब पेज के ऊपर जो भी टेक्स्ट आपका लिखा हुआ है वो सारा सारा आपका हाइपर टेक्स्ट है। तो दोस्तों हमने तीनों टेक्स्ट को डिस्कस कर लिया। फॉर्मेटेड के बारे में, मैंने अनफॉर्मेटेड के बारे में आपको बताया, फिर आपको मैंने आस्की के बारे में बताया, यूनिकोड के बारे में बताया, आस्की 7 8 दोनों हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा हमने फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी डिस्कस कर लिया, उसके बाद हमने हाइपर टेक्स्ट भी डिस्कस कर लिया। दोस्तों मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। तो हाइपर टेक्स्ट के बाद हम लोग आगे आते हैं फ़ॉन्ट्स के ऊपर। देखिए जब भी हम टेक्स्ट को लिखते हैं तो हमको फ़ॉन्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बिना फ़ॉन्ट के आप टेक्स्ट को नहीं लिख सकते। अब फ़ॉन्ट क्या है, फ़ॉन्ट हम ये कह सकते हैं कि हमको कैरेक्टर लिखने के लिए हम ABC जो भी लिखते हैं तो वो हमारा फ़ॉन्ट होता है, एक सिंगल फ़ॉन्ट होता है। अगर आपने A टाइप किया तो वो A इज़ ए फ़ॉन्ट, B टाइप किया B इज़ ए फ़ॉन्ट, मतलब वो B कैरेक्टर भी है, फ़ॉन्ट भी है। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि उसका रिप्रेजेंटेशन वो फ़ॉन्ट होता है, मतलब उसको आप, उस फ़ॉन्ट को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो वो आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरेक्टर इज़ कॉल्ड फ़ॉन्ट। आप उस कैरेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो इज़ कॉल्ड फ़ॉन्ट। तो अब दोस्तों फ़ॉन्ट की टर्मिनोलॉजी समझिए पहले तो कि ये तो मैंने फ़ॉन्ट की आपको डेफिनेशन बता दी कि फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं किसी भी कैरेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फ़ॉन्ट है। अब फ़ॉन्ट्स की टर्मिनोलॉजी समझिए। फ़ॉन्ट्स के अंदर क्या है, देखिए फ़ॉन्ट्स को जब भी हम लिखते हैं तो बेस लाइन, लीडिंग, एक्साइट, एक्सटेंडर, डिसेंडर, कर्निंग, ट्रैकिंग और सेफ, ये जो है आपके 7 टर्मिनोलॉजीज़ हैं। मैं इसको आपको एक ग्राफिक्स के उससे समझाता हूँ। देखिए आपका ये जो है बेस लाइन है, इस बेस लाइन के ऊपर पूरे कैरेक्टर्स आपके प्लेस होंगे। इस बेस लाइन
आपके अंदर आपके उसके ऊपर पूरे कैरेक्टर्स प्लेस होंगे, ठीक है। ये आपका कैप हाइट है। कैप हाइट का मतलब होता है मैक्सिमम जो आपकी हाइट जा सकती है। जैसे मैक्सिमम हाइट ये टी की गई, ये कैप हाइट हो गई आपकी, ठीक है। ये एक्स हाइट हो गई। इसके अलावा जो ये एक्स हाइट के ऊपर जो एक्स्ट्रा स्पेस है जिसके ऊपर ये एच का ये गया हुआ है, इसको अपन एसेंडर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एसेंडर बोलते हैं। और ऐसे ही नीचे बेस लाइन के नीचे ये पी का जो गया हुआ है पार्ट, इसको अपन डिसेंडर बोलते हैं। तो एसेंडर, डिसेंडर एंड बेस लाइन, ये 3 चीज़ें आपकी हो गई। ये पूरा कैरेक्टर मतलब डिसेंडर से लेके ऊपर एसेंडर तक जितना भी इसको बॉडी साइज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डिसेंडर मतलब नीचे वाला पार्ट, बेस लाइन से नीचे वाला पार्ट, एक्सेंडर मतलब एक्स हाइट से ऊपर वाला पार्ट, कैप हाइट मतलब मैक्सिमम जो भी उसकी हाइट गई है, बेस लाइन मतलब जिस पे वो अवेलेबल है। अब इसके अलावा जो आता है ट्रैकिंग आता है। ट्रैकिंग क्या होता है? ट्रैकिंग का मतलब होता है कि 2 कैरेक्टर्स के बीच में जो स्पेस है वो ट्रैकिंग है। अब एक जैसे इसको कह सकते हैं हम, जैसे कि हमने लिखा है ABCDEFG, ये पूरा हमारा एक लेटर है। तो ये ABCD इन सब के बीच में जो स्पेस है वो ट्रैकिंग है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह दे सकते हैं लाइट ट्रैकिंग। टाइट ट्रैकिंग का मतलब होता है इसके बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। और ये हो गई लूज ट्रैकिंग। लूज ट्रैकिंग का मतलब इनके बीच में आपस में स्पेस है। तो लूज ट्रैकिंग और ये टाइट ट्रैकिंग। इसका कर्न्ड होता है और अनकर्न्ड होता है। दोस्तों अब अनकर्न्ड और कर्न्ड क्या होता है? देखिए हम जैसे लाइट ट्रैकिंग और टाइट ट्रैकिंग और लूज ट्रैकिंग, तो ये पूरे वर्ड्स के बीच में होती है। मान लीजिए ये एल और ओ को हमको पास करना है तो ये कर्न्ड हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको ए और वी को पास करना है, उसकी स्पेस खत्म करना है, तो ये कर्न्ड हो गया। तो मतलब ये किसी पर्टिकुलर 2 लेटर्स के बीच के आपस की जो स्पेसिंग है वो कर्न्ड और अनकर्न्ड कहलाती है। इसको मतलब आप आपके हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया था बेस लाइन। अब आपको समझ में आ गया होगा, जिस लाइन के ऊपर आपका फ़ॉन्ट लिखे जाते हैं या आपके फ़ॉन्ट को टाइप किया जाता है वो आपकी बेस लाइन होती है। लीडिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव बेस लाइन्स, जो 2 बेस लाइन के बीच में डिस्टेंस होती है वो लीडिंग कहलाती है। अब दोस्तों लीडिंग ऐसी हो सकती है जैसे कि आपने एक लाइन लिखी, उसके नीचे दूसरी लाइन लिखी, तो जो पहली लाइन का बेस लाइन है और सेकंड का जो बेस लाइन है उसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी लीडिंग कहलाएगी। एक्स साइड मैंने आपको बता ही दिया, जो डिस्टेंस बिटवीन द बेस लाइन एंड टॉप ऑफ द लोअर केस लेटर्स। जो डिस्टेंस बिटवीन द बेस लाइन, जो बेस लाइन है और टॉप ऑफ द लोअर केस लेटर, जो लोअर केस का टॉप है उसको हम लोग एक्स साइड बोलते हैं। आते हैं वो एसेंडर और डिसेंडर्स कहलाते हैं। कर्निंग, एडजस्टमेंट ऑफ स्पेस बिटवीन सर्टेन पेयर ऑफ लेटर्स, जो 2 कैरेक्टर्स के बीच में, 2 पेयर्स के बीच में जो एडजस्टमेंट होता है स्पेस का, वो आपका कर्निंग कहलाता है। ट्रैकिंग, स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर्स, जो बहुत सारे कैरेक्टर्स के बीच में जो स्पेस आती है वो हमारी ट्रैकिंग कहलाती है। और शर्फ, ये दोस्तों शर्फ क्या होता है? ये आपका फ्लैग डेकोरेशन होता है एंड ऑफ द कैरेक्टर स्ट्रोक। अब जैसे ये कैसा होता है? देखिए ये आपका शर्फ है। ये जो आपका ये जो स्ट्रोक निकला हुआ है, ये स्ट्रोक जो निकला हुआ है ये शर्फ है। ये आपका जो स्ट्रोक निकला हुआ है ये शर्फ है। इसको मैं आपको और बताता हूँ तरीके से। ये देखिए ये शर्फ है आपका, ये एक्सेंडर तो है ही है, ये जो स्ट्रोक निकला हुआ है ये स्ट्रोक जो है शर्फ है। तो दोस्तों ये हमारा शर्फ रहता है। तो ये दोस्तों फ़ॉन्ट की टर्मिनोलॉजी है। फ़ॉन्ट की टर्मिनोलॉजी आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं और ये बिल्कुल ये आपको हमेशा ध्यान रखते हैं। ये जब भी छोटे मोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ एक्साइड, व्हाट इज़ बेस लाइन, लीडिंग क्या है, एसेंडर डिसेंडर्स क्या है, कर्निंग क्या है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि पूरी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी कि बेस लाइन क्या है, लीडिंग क्या है, एक्साइड क्या है, एक्सेंडर डिसेंडर्स क्या है, कर्निंग क्या है, ट्रैकिंग क्या है और शेफ क्या है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आई तो आप इस डायग्राम से या पीछे वीडियो में पीछे जाके इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपसे आगे आता हूँ। फ़ॉन्ट, आपको फ़ॉन्ट की टर्मिनोलॉजी मैंने बता दी। अब मैं आ रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फ़ॉन्ट्स के ऊपर कि फ़ॉन्ट्स को किस पार्ट में किस चीज़ में किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। दोस्तों सबसे पहले तो फ़ॉन्ट का देखिए, फ़ॉन्ट्स को सबसे पहले तो स्पेसिंग, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ़ॉन्ट्स है वो सबसे पहले स्पेसिंग के स्पेस के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। इसमें मोनो स्पेस्ड है और प्रोपोर्शनल है। दोस्तों मोनो स्पेस्ड का मतलब होता है कि वो कैरेक्टर्स या वो फ़ॉन्ट जिनके आपस की जो है वो उनकी जो विड्थ होती है वो फिक्स होती है, उनकी विड्थ को चेंज नहीं किया जा सकता।
और प्रोपोर्शनल मतलब जिनकी विड्थ को चेंज किया जा सकता है। तो ये स्पेसिंग के हिसाब से अगर आप फ़ॉन्ट को चेंज कर रहे हो तो वो आपकी मोनो स्पेस जो प्रोपोर्शनल के बीच में होती है। शब्द और साइन शब्द, अब दोस्तों ये चीज़ें जो हैं जैसे स्मॉल स्टेक्स, अभी मैंने आपको बताया था शब्द क्या होते हैं, तो जो फ़ॉन्ट जिसके आखिरी में बिल्कुल स्मॉल स्ट्रोक्स को कैरेक्टर्स के एंड में स्मॉल स्ट्रोक्स को ऐड कर दिया जाता है उनको शब्द फ़ॉन्ट्स बोलते हैं, और जिनको नहीं किया जाता उसमें साइन शब्द बोलते हैं। इसमें जिनके कैरेक्टर्स में आखिरी में स्ट्रोक नहीं होते उनको साइन शब्द बोलते हैं। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल के अंदर। तीसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है शेप्स के आधार पे। शेप्स होता है अपराइट, इटैलिक, सेंट्रल, ये पूरी चीज़ें अपराइट, इटैलिक, सेंटर्ड, ये शेप जैसा भी आपका फ़ॉन्ट है उसका शेप कहता है, उसके ऊपर ये फ़ॉन्ट्स क्लासीफाई होते हैं। इसके अलावा जो फ़ॉन्ट्स का क्लासिफिकेशन होता है वो वेट के ऊपर होता है, मतलब वो बोल्ड है कि नॉर्मल है कि लाइट है, ये सारे जो हैं तो ये फ़ॉन्ट्स को 4 तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, उसकी स्पेसिंग के हिसाब से, शब्द के हिसाब से, शेप के हिसाब से और वेट के हिसाब से। अब दोस्तों इसको अपन थोड़ी डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे तो मैंने आपको बता दिया बेसलाइन वगैरह क्या होती है, या सेंटर भी बता दिया मैंने आपको, ट्रैकिंग भी बता दिया। अब अपन आते हैं शर्फ्स और शाइन शर्फ्स के बारे में। तो देखिए शर्फ्स जो हैं वो डेकोरेटिव बिट्स होते हैं, ठीक है। डेकोरेटिव बिट्स मतलब इसके आखिरी में, इसके जो एंड में आपके स्ट्रोक्स को ऐड कर दिया जाता है। ये स्ट्रोक्स उस कैरेक्टर को जो है ब्यूटीफाई करता है, ब्यूटीफुल बनाता है, ठीक है। और एक्चुअली क्या होता है, ये आपके शब्द होते हैं। ये शब्द फ़ॉन्ट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, प्रिंटेड मीडिया में, जो आप अखबार वगैरह हैं, जो बुक्स वगैरह हैं, जो आपकी बुक्स वगैरह हैं, आपके पेपर्स हैं, न्यूज़पेपर्स, उसमें ये पूरा प्रिंटेड मीडिया में साइन शब्द का यूज़ होता है उसको। तो मतलब आप देखेंगे जो मैक्सिमम शब्द फ़ॉन्ट्स हैं वो सारे के सारे आपके प्रिंटेड मीडिया में यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइन शब्द होता है, ये जो है ये फ़ॉन्ट्स और ब्यूटीफुल होते हैं, ठीक है। इसको जो है कंप्यूटर डिस्प्ले के लिए यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर डिस्प्ले में क्या है कि ये शार्प होते हैं, तो शार्प होने की वजह से ये डिस्प्ले पे अच्छे से दिखते हैं, तो ये साइन शब्द फ़ॉन्ट्स कहलाते हैं। देखिए कुछ शब्द फ़ॉन्ट्स इस तरह से हैं, टाइम्स न्यू रोमन, ये शब्द फ़ॉन्ट्स से मतलब ये सारे के सारे जो हैं न्यूज़पेपर या प्रिंटेड मीडिया के लिए अधिकतर यूज़ किए जाते हैं। और जो साइन शब्द फ़ॉन्ट्स है एरियल, तमोहा, इम्पैक्ट, वर्डाना, ये जितने भी फ़ॉन्ट्स हैं ये इनके शार्प एंड्स हैं, इसलिए इनका डिस्प्ले बहुत प्रॉपर है, इसलिए इनको कंप्यूटर वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल्स के ऊपर। तो फ़ॉन्ट स्टाइल में आपको पता है बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइन होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है, सुपरस्क्रिप्ट होता है, शैडो होता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। बोल्ड किस तरह से दिखता है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है मैंने, इटैलिक कैसा दिखता है, अंडरलाइन कैसा दिखता है, स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, शैडो, ये सारा आपने वर्ड में किया होगा और आपको सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट सब पता होगा। दूसरा फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो कलर्स है, डिफरेंट कलर्स में आप फ़ॉन्ट्स को ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन फ़ॉन्ट्स हैं, एरियल, न्यू टाइम्स रोमन, कोरियर, ये सारे हमारे फ़ॉन्ट्स के स्टाइल्स हैं। अब फ़ॉन्ट्स के टाइप कितने होते हैं, तो दोस्तों फ़ॉन्ट के टाइप होते हैं पोस्टस्क्रिप्ट, ट्रू टाइप और बिट मैप। अब ये सब होते क्या हैं, ट्रू टाइप फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ट्रू टाइप्स डिस्कस करूँगा। ट्रू टाइप फ़ॉन्ट्स मतलब देखिए क्या होता है कि ट्रू टाइप फ़ॉन्ट्स मतलब ट्रू टाइप, जैसे इसका नाम है, मतलब ये जैसे दिखते हैं वैसे ही छपते हैं। अगर मैं आपकी सिंपल डेफिनेशन की बात कहूँ तो मतलब अगर ये जैसे कंप्यूटर पर दिख रहे हैं, अगर आप इसको कंप्यूटर से या प्रिंटर से प्रिंट करोगे तो ये वैसे के वैसे ही प्रिंट होंगे जैसे कि आपको सिस्टम पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये मतलब ये ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है कई फ़ोन्स आपको सिस्टम पे, कई फ़ोन जो है सिस्टम पे आपको दिखते तो अच्छे हैं, पर जब आप उसका प्रिंट आउट लेते हो तो उनका जो है प्रिंट आउट गड़बड़ हो जाता है, वो प्रिंट सही नहीं होते, तो ऐसे फ़ोन्स को सही नहीं माना जाता है। तो ट्रू टाइप फ़ोन्स मतलब जो दिखते हैं वैसे ही प्रिंट होते हैं। तो ये किसने बनाए थे, ये तो दोनों का एफर्ट, जॉइंट एफर्ट था, एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट का। इन लोगों ने ट्रू टाइप फ़ोन्ट्स को जनरेट किया था। इसको बनाने के लिए मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट का यूज़ किया जाता है। इसमें प्रिंटिंग स्मूथ कैरेक्टर्स अलाउ टू कैरेक्टर डिस्प्ले ऑन लो रेजोल्यूशन मॉनिटर्स, मतलब जैसे लो रेजोल्यूशन मॉनिटर पे अगर वो दिख रहे हैं जैसे वो वैसे के वैसे ही प्रिंट होंगे। कोई सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती इनको डिस्प्ले कराने के लिए, कोई लाइसेंस भी नहीं लगता। तो ये ट्रू टाइप फ़ॉन्ट की जो है वो क्वालिटी है, ठीक है। अब इसके अलावा आते हैं अपन लोग पोस्ट स्क्रिप्ट के ऊपर। अब पोस्ट स्क्रिप्ट दोस्तों क्या होती है, पोस्ट स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स को
पोस्ट स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स को देखने के लिए या चलाने के लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा इनको लेने के लिए आपको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट होती है। अब पोस्ट स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट क्या होते हैं? अलाउज कैरेक्टर टू बी स्केल्ड बिग और स्मॉल एबल टू बी फाइनली प्रिंटेड। मतलब ठीक है, ये तो फ्री वाले फ़ॉन्ट हो गए। अब इसको अगर आपको और ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स चाहिए और ब्यूटीफुल फ़ॉन्ट्स चाहिए और वैसा भी चाहिए कि जो बहुत ब्यूटीफुल हो और वो आराम से चेंज भी हो सकें और वो सही से प्रिंट भी हो सके, तो आप पोस्ट स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट्स का यूज़ करते हो। ये भी मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा इनके कैरेक्टर्स को बड़ा छोटा भी किया जा सकता है और ये फाइनली प्रिंट भी हो सकते हैं, लेकिन इनको चलाने के लिए आपको स्पेशल सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं बिटमैप के ऊपर। दोस्तों बिटमैप जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो जो है इमेज रिलेटेड कैरेक्टर्स होते हैं। मतलब क्या है कि अगर उसको कैरेक्टर को आप बिटमैप फ़ॉन्ट्स को टाइप करेंगे तो वो कंप्यूटर उसको एज ए इमेज रिकॉग्नाइज़ करता है। उसको इमेज रिकॉग्नाइज़ करने की वजह से वो बहुत सारी मेमोरी लेते हैं सिस्टम के अंदर, इसलिए उनको बिटमैप फ़ॉन्ट कहा जाता है। ठीक है, आपने कभी अपनी फ़ाइल सेव की होगी, MS पेंट आपने किया होगा, तो MS पेंट के अंदर क्या होता है, वो BMP फाइल सेव करता है, मतलब बिटमैप फाइल होती है वो, मतलब वो पिक्चर की फाइल को बिटमैप बना के सेव करता है। ऐसे ये बिटमैप फ़ॉन्ट होते हैं। अगर आपने कोई भी ये फ़ॉन्ट्स अगर आप टाइप करती हो तो वो हर फ़ॉन्ट को एज ए पिक्चर लेता है और इसकी वजह से वो काफ़ी मेमोरी लेते हैं, तो इसका जो यूज़ है वो ज़्यादा नहीं होता। ये फ़ॉन्ट के टाइप्स हो गए दोस्तों। अब इसमें आते हैं बिटमैप फ़ॉन्ट्स और वेक्टर फ़ॉन्ट्स, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, कोई भी कंप्यूटर होता है या तो वो बिटमैप फ़ॉन्ट चलाता है या वो वेक्टर फ़ॉन्ट चलाता है। बिटमैप फ़ॉन्ट का मैंने आपको समझा दिया, मतलब इनको एक कैरेक्टर के लिए एक बिटमैप चाहिए। इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा मेमोरी लेते हैं। और वेक्टर क्या होता है? अब दोस्तों मैं एक बार बिटमैप के बारे में ऐसे बताना चाहता हूँ आपको। जैसे क्या है, बिटमैप जो बनता है ना वो ऐसे बनता है, जैसे एक डॉट लगाया ये एक बिटमैप हो गया, दूसरा डॉट लगाया ये तीसरा डॉट लगाया, ये चौथा डॉट लगाया, ये पांचवा डॉट लगाया, तो यहाँ से लगाया, तो ये हर डॉट को एज ए बिटमैप लेता है और ये आपका ये ए बन गया, ये आपका ए बन गया। लेकिन क्या होता है वेक्टर इमेजेस में, क्या होता है, ये एक लाइन ड्रॉ हुई, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हुई, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हुई और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हुई, तो ये वेक्टर इमेजेस होती हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, ड्राइंग टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, इसलिए स्पेस काफ़ी कम लेता है। फ़ॉन्ट्स कैन ड्रॉ एनी साइज बाय स्केलिंग द वेक्टर ड्राइंग प्रिमिटिव्स मैथमेटिकली, द फाइल साइज आर स्मॉल। आप क्योंकि लाइन की वजह से लाइन काफ़ी कम स्पेस लेती है, बिटमैप्स नहीं होते हैं, तो द फाइल साइज इज मच स्मॉलर दैन बिटमैप्स। और ये टू टाइप फ़ॉन्ट पोस्ट स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है, वो वेक्टर फॉर्मेट में ही चलते हैं। बहुत कम फ़ॉन्ट्स हैं जो कि बिटमैप फॉर्मेट में चलते हैं, वो काफ़ी स्पेस लेते हैं। और दोस्तों अब आप, मुझे उम्मीद है कि आपको बिटमैप का और वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बताता हूँ आपको कि जो डॉट्स लगा के जो इमेजेस बनती हैं वो सारी हमारी बिटमैप इमेजेस होती हैं, और जो लाइन टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है वो हमें सारी वेक्टर फ़ॉन्ट्स होते हैं और ये बिटमैप फ़ॉन्ट्स होते हैं। और दोस्तों ये था हमारा वेक्टर फ़ॉन्ट्स और बिटमैप फ़ॉन्ट्स। मैंने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे बिटमैप फ़ॉन्ट्स के लिए। ये हमारे पूरे MS शेफ, ये पूरे बिटमैप फ़ॉन्ट्स हैं मेरे। देखिए इसका जो है ये डॉट 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 आपको दिख रहा होगा, ये डॉट 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 डॉट, ये इसका पूरा, जब आप इसका रेजोल्यूशन बड़ा करके देखेंगे, इसको बड़ा करके देखेंगे तो आपको ये डॉट अलग से ही दिखेंगे, पर जब आपका वेक्टर देखेंगे तो यहाँ पे पूरा ये लाइन जो है वो आपको अलग से लगे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये मेरा बिटमैप और वेक्टर फ़ॉन्ट्स का डिफरेंस था। अब दोस्तों अपन लोग आते हैं फ़ॉन्ट मैपिंग के ऊपर। तो फ़ॉन्ट मैपिंग होता क्या है, जैसे कि मैं कोई फ़ाइल लेके आया और मेरे सिस्टम पे कोई फ़ॉन्ट है ABC, और मैंने उस फाइल को ABC फ़ॉन्ट के अंदर टाइप किया हुआ है। अब मैं दूसरे सिस्टम पे जाता हूँ, वहाँ पे ABC फ़ॉन्ट नहीं है उस सिस्टम के ऊपर, और मैं उस फाइल को लगाता हूँ, तो वो सिस्टम मेरे से पूछता है कि आप इस फ़ॉन्ट को सब्स्टिट्यूशन के लिए, मेरे पास ये फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैं इस दूसरे फ़ॉन्ट का यूज़ कर रहा हूँ सब्स्टिट्यूट के लिए। तो मैं बोलता हूँ यस आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो मेरी फ़ाइल का फ़ॉन्ट चेंज हो जाता है, और वो जो सिस्टम पे फ़ॉन्ट है वो फ़ॉन्ट में मेरी फ़ाइल खुल जाती है। तो फ़ॉन्ट का सब्स्टिट्यूट करना इज़ कॉल्ड फ़ॉन्ट मैपिंग। मतलब कि अगर आप आपके पास सिस्टम पे वो फ़ॉन्ट नहीं है, उस फ़ॉन्ट की जगह आप सब्स्टिट्यूट फ़ॉन्ट का यूज़ कर रहे हो, तो वो जो है वो आपकी फ़ॉन्ट मैपिंग कहलाती है। इसको पढ़ के बताया था मेरे को। सम फॉन्ट्स आर इंस्टॉल्ड इन योर मशीन मे नॉट बी अवेलेबल इन अदर यूज़र मशीन, स्पेसिफाइंग विच फॉन्ट टू बी सब्स्टिट्यूट इज कॉल्ड द फॉन्ट में आया होगा।
अब अपन लोग आते हैं ऑडियो एंड ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स के ऊपर। दोस्तों पिछले लेक्चर में भी मैंने आपसे ऑडियो के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया था और इस वाले यूनिट पे भी ऑडियो के बारे में डिस्कशन है, तो इसलिए मैं आपसे ये डिस्कस करता हूँ कि ऑडियो फाइल्स क्या होती हैं। अब मुझे ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ या जो गाने आप सुन रहे हैं या जो साउंड आप सुनते हैं वो सारी चीज़ें ऑडियो के रूप में होती हैं। इन ऑडियो फाइल्स को अगर आप इलेक्ट्रिकली रिकॉर्ड कर लें, जो साउंड है उसको आप इलेक्ट्रिकली रिकॉर्ड कर लें, तो वो मेरा जो है वो ऑडियो फाइल कहलाती है। ठीक है, अब ऑडियो फाइल क्या करती है, ऑडियो फाइल जब रिकॉर्ड होती है तो वो उस एनालॉग डेटा को जो भी हमारे आसपास दिखाई देता है या सुनाई देता है वो सारा एनालॉग फॉर्म में होता है। तो हम जब साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तो वो एनालॉग फॉर्म को कंप्यूटर जो है वो उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके आपके पास रख लेता है। तो उस डिजिटल ऑडियो को आप ऑडियो फाइल फॉर्मेट बोलते हो या ऑडियो फाइल बोलते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ऑडियो फाइल की डेफिनेशन थी कि ऑडियो फाइल होती क्या है। कोई भी साउंड, कोई भी फाइल जो आपने रिकॉर्ड की है जिसमें आवाज़ है और वो आपने रिकॉर्ड की है, तो वो जो साउंड आपने सुनी है वो जो है एनालॉग फॉर्मेट में होती है और जब वो रिकॉर्ड होती है तो वो डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो कन्वर्जन है और ये जो फाइल आपके पास बनती है रिकॉर्ड होने के बाद वो आपको आपका ऑडियो फाइल कहलाती है। अब इस ऑडियो फाइल को कंप्रेस, अनकम्प्रेस बहुत सारे फॉर्मेट्स में आप रख सकते हो। तो ये जो फॉर्मेट होता है ये डिपेंड करता है उस कंप्यूटर की इफ़िशियंसी के ऊपर या उस सॉफ्टवेयर की इफ़िशियंसी के ऊपर जिसमें वो रिकॉर्ड हो रही है। कई सॉफ्टवेयर MP3 में रिकॉर्ड कर लेते हैं, कई सॉफ्टवेयर वेव में रिकॉर्ड करते हैं, कई सॉफ्टवेयर मिडी में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि कौन सी फॉर्मेट में आप रखना चाहते हो। हर फॉर्मेट की अलग अलग खूबियाँ हैं। चलिए दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं आगे। चलिए, ये मेरा एक छोटा सा मैंने आपको बताया हुआ है किस तरह से रिकॉर्ड होती है फाइल। तो थोड़ा सा एक प्रोसेस समझ लीजिए। इस प्रोसेस को हम कोडेक बोलते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। तो दोस्तों अब होता क्या है, ये ऑडियो सोर्स है आपका, इसने ऑडियो को पकड़ा, एक्वायर किया, मतलब उसने रिकॉर्ड करना पकड़ना शुरू किया। ऑडियो एक्वायर हो गया। अब ऑडियो एक्वायर हुआ वो किस फॉर्म में, वो एनालॉग फॉर्म में। अब उस एनालॉग फॉर्म को आपको कंप्यूटर में कन्वर्ट करना है डिजिटल फॉर्म के ऊपर। तो क्या होता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। उसको प्रोसेस करने के बाद उसको इनकोड, उस एनालॉग फाइल को प्रोसेस करने के बाद उसको इनकोड करते हैं और इनकोड करने के बाद उसका आउटपुट हमको मिलता है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, उसको हम कोडेक बोलते हैं। हमारा किस तरह से एक ऑडियो सोर्स से हम फाइल को रिकॉर्ड करते हैं। अब दोस्तों जब भी ऑडियो फाइल रिकॉर्ड होती है, ऑडियो फाइल होती है, वो हमें 3 फॉर्मेट में मिल सकती है। एक तो अनकम्प्रेस्ड फॉर्मेट होता है, एक लूजलेस फॉर्मेट होता है, एक लूजी फॉर्मेट होता है। हम दोस्तों अनकम्प्रेस्ड फॉर्म क्या होता है, जब भी हम फाइल को रिकॉर्ड करते हैं उसमें किसी तरह का कंपेरिजन, किसी तरह का कन्वर्जन नहीं होता, तो वो हमारी अनकम्प्रेस्ड फाइल होती है। इसको अधिकतर डॉट वेव में रिकॉर्ड किया जाता है, डॉट वेव में रिकॉर्ड किया जाता है। दोस्तों को याद होगा, सब थोड़े समय पहले की बात है, ऑडियो CD चलन में थी। उस एक ऑडियो CD में 600 MB की CD में 10 गाने आते थे। उसके बाद फिर MP3 CD आने लगी। तो दोस्तों जो ये ऑडियो CD आती थी उसके अंदर जो फाइल फॉर्मेट होता था वो वेव फॉर्मेट होता था। उसके अंदर ऑडियो फाइल को बिना कंप्रेस किए रखा जाता था अनकम्प्रेस फॉर्म में। तो उसकी क्वालिटी हमको बहुत अच्छी मिलती थी और उसको हम इसको वो वेव फॉर्मेट में होती थी। तो ये हमारा जो है अनकम्प्रेस फॉर्मेट होता था। इसलिए उसमें एक 600 MB की CD के अंदर सिर्फ 6 गाने या 10 गाने आते थे। अब दोस्तों दूसरा जो फॉर्मेट होता है वो लूजलेस फॉर्मेट होता है। लूजलेस फॉर्मेट का मतलब होता है कि इसमें जो है कंप्रेस तो हो जाएगी फाइल, मतलब फाइल को उन्होंने कंप्रेस तो कर लिया, पर क्वालिटी लॉस नहीं होगी, क्वालिटी में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ेगा। तो जो दोस्तों ये जो कैटेगरी है इसको हम WMA फॉर्मेट बोलते हैं। मतलब WMA फॉर्मेट में अंदर कोई फाइल है तो आप ये समझ जाइए कि इसको कंप्रेस तो किया गया है पर इसकी जो है क्वालिटी वहीं की वहीं है, इसको क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। ठीक है। और दोस्तों तीसरी जो है वो लूजी फॉर्मेट है MP3, मतलब इसको कंप्रेस भी किया गया है और इसमें इसकी क्वालिटी भी लॉस हुई है, क्योंकि जब MP3 में हम डालते हैं तो वो फाइल कम से कम नहीं तो 90-80% का फ़र्क आ जाता है। आप सोच लीजिए ना कि एक CD के अंदर 150 सॉन्ग्स आ जाते हैं MP3, लेकिन वहीं पर अगर आप वेव में लेते हो या फिर आप अनकम्प्रेस फॉर्मेट में लेते हो सिर्फ 10 गाने आते हैं, तो आप समझ लीजिए 10 गुने का अंतर है। तो कैटेगरीज ऑफ ऑडियो फाइल्स में 3 आती है, अनकम्प्रेस, लूजलेस और लूजी। अनकम्प्रेस मतलब वेव फॉर्मेट,
लूजलेस मतलब WMA फॉर्मेट, जिसको कंप्रेस तो किया गया है पर क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है, क्वालिटी वहीं की वहीं है। और तीसरी लूज ही मतलब जिसकी क्वालिटी को भी लॉस, जिसकी क्वालिटी का भी लॉस हुआ है, इसको कंप्रेस भी किया गया है। तो ये हमारी ऑडियो फाइल्स की जानकारी थी, कैटेगरीज ऑफ ऑडियो फाइल्स। अब आते हैं अपन लोग अनकम्प्रेस्ड ऑडियो फॉर्मेट के बारे में। अब देखिए, मैंने आपको ये बताया कि ये ऑडियो फॉर्मेट किस तरह से एक्वायर होता है, फिर वो उसकी कोडिंग होती है, फिर वो डिकोड होता है, फिर वो हमको ऑडियो फॉर्मेट मिलता है। तो उस पूरे प्रोसेस को हम कोडेक बोलते हैं। पर जो ऑडियो फॉर्मेट रिकॉर्ड होती है वो जो रिकॉर्ड होती है वो PCM में रिकॉर्ड होती है, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अभी पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है दोस्तों, तो मुझे एक अलग से बनाना पड़ेगा पूरा वीडियो पल्स कोड मॉड्यूलेशन के लिए। पर आप ये समझ लीजिए, पल्स कोड मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस है जिससे कि आपकी एनालॉग फाइल को डिजिटली कन्वर्ट किया जाता है। इज ए मेथड यूज टू डिजिटल रिप्रेजेंट ऑफ सैम्पल्ड एनालॉग सिग्नल्स। जो एनालॉग फाइल से अगर उसको डिजिटल में आप कन्वर्ट करते हो तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन से वही पल्स कोड मॉड्यूलेशन ही वो टेक्नोलॉजी है जिससे कि एनालॉग सिग्नल्स जो है डिजिटल में रिप्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक BWFA ब्रॉडकास्ट वेव फॉर्मेट, दोस्तों ये क्या है, जैसे कि ये जो है मेनली जो है वेव का ही सक्सेसर है, ठीक है ना। ये मेनली जो है जो अपन जो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह होती है उसके लिए उसमें इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके फीचर्स क्या होते हैं अनकम्प्रेस्ड के, तो मैंने आपको बताया कि क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट होती है। क्वालिटी बेस्ड होने के साथ साथ उसको कंप्रेस नहीं किया जाता, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता, फाइल्स बहुत बड़ी होती हैं और जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग होती है वो वेव फॉर्मेट में होती है, तो आपको हमेशा ओरिजिनल डेटा ही मिलेगा। और इसमें जो फाइल्स रिकॉर्ड होती हैं उसके फॉर्मेट, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो वेव फॉर्मेट में एक्सटेंशन होता है, AU में होता है। ये सारे हमारे फॉर्मेट्स हैं जिसमें उसका एक्सटेंशन होता है। तो ये उसके फीचर्स हैं, किस तरह से अनकम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट्स के फीचर्स हैं। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब लूजलेस ऑडियो फॉर्मेट्स के फीचर्स। अब दोस्तों लूजलेस ऑडियो फॉर्मेट्स के फीचर्स ये हैं कि मैंने आपको बताया था कि क्या होता है कि कंप्रेस तो फाइल को किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसकी स्पेस बच सके, पर क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। तो लूजलेस कंप्रेशन में क्या होता है कि उसकी स्पेस को बचाया जाता है, तो जो अननेसेसरी डेटा होता है उसको हटा दिया जाता है, उनके बिट्स की मॉड्यूलेशन को देखा जाता है, साइलेंस को हटा दिया जाता है। जहाँ जहाँ स्पेस बच सकती है उन्होंने स्पेस को बचा के और कोशिश की जाती है कि जो अनकम्प्रेस्ड फाइल है वो लूजलेस में इस तरह से कन्वर्ट हो कि क्वालिटी का लॉस ना हो। तो स्पेस उसकी कम हो जाती है लेकिन क्वालिटी वहीं की वहीं बनी रहती है। अब इसमें जो ये लूजलेस के फीचर्स है मैंने आपको बता ही दिए कि इसका जो है कंपेरिजन रेशो जो होता है, हाँ इसमें एक नई चीज़ है कि कंपेरिजन रेशो है वो 2:1 है। तो मतलब कि जो दो वेव फाइल रहेंगी, जो मतलब एक वेब फाइल से दो लूजलेस फाइल्स बन जाएंगी। तो इनके फॉर्मेट्स जो होते हैं वो APE, M4A, WV, FLAC, ये इसके फाइल फॉर्मेट्स हैं पूरे। अब दोस्तों आगे चलते हैं लूजी फाइल फॉर्मेट्स के ऊपर। इसमें तो क्वालिटी का भी लॉस होता है, इसके अंदर आपकी स्पेस भी बचती है और इसको बहुत टाइटली मतलब जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि फॉन्ट्स को अपन ने पास खिसका दिया तो उसकी स्पेस बचती है, तो वैसे ही इसके अंदर बहुत रिडक्शंस किए जाते हैं, बहुत स्पेस को बचाया जाता है, जिससे डेटा भी लॉस होता है, क्वालिटी भी लॉस होती है। तो ये हमारे लूजी फाइल फॉर्मेट्स के। अब इसके अंदर जो एक्सटेंशन होते हैं वो MP3 है, MPP है, MP4 है। आप देखते होंगे मूवीज़ जो MP4 फॉर्मेट में आती हैं, तो ये 3GP फॉर्मेट में आती है मूवीज़, MP4 फॉर्मेट में आती है। तो ये इसलिए आती है क्योंकि इसको क्या है, उस फाइल को कंप्रेस कर देता है। जो भी MP4 मूवीज़ होती हैं आप उसको देखिएगा बड़ी स्क्रीन पे वो फट जाते हैं पिक्सल्स वगैरह, उनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं रहती। तो ये जो है ये इसलिए होता है क्योंकि उसको कंप्रेस करके उस हद तक कंप्रेस किया जाता है और मतलब साइज़ कम किया जाता है जब तक वो कंप्रेस पूरी तरह से कंप्रेस ना हो जाए या फिर उसके बाद कंप्रेशन पॉसिबल ही ना हो। तो इसलिए इसमें डेटा का बहुत लॉस होता है और स्पेस भी काफ़ी बचती है। अब दोस्तों अपन लोग आते हैं कॉमन ऑडियो फाइल्स के ऊपर। तो
पता ही है MP3 तो आजकल चल ही रहा है, CD प्लेयर्स चल रहे हैं, MP3 प्लेयर्स चल रहे हैं, तो ये सारी जितनी भी हैं ये सबसे पहले कॉमन फाइल्स जो है MP3 हैं। MP3 के अंदर आपका वेव फाइल्स हैं, MP3 फाइल्स हैं, सब फाइल्स जो हैं आपकी ऑडियो फाइल्स हैं। वेव क्या है ये भी पता है, आपको मैं बता चुका हूँ, काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ, पिछले में 15 मिनट से ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो वेव फॉर्मेट में होता है, और ये जो है ये ओरिजिनल फाइल्स होती हैं। इसका कंपेरिजन नहीं किया जाता, इनको कंप्रेस नहीं किया जाता, इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। MP3 भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ दोस्तों। ये है MIDI। तो दोस्तों ये जो फॉर्मेट होता है, क्या होता है, कई म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो होते हैं कनेक्ट कर देते हैं, तो जो वो लोग प्ले करते हैं उसका डायरेक्ट जो है वो रिकॉर्ड कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसकी क्वालिटी का बिल्कुल लॉस नहीं होता। तो वो फाइल्स जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज़ की जाती है वो उसको हम MIDI बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म में दोस्तों है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। मतलब जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसको डिजिटली रिकॉर्ड करने के लिए जो फाइल्स यूज़ की जाती हैं वो MIDI होती हैं, और ये भी वैसी होती हैं अनकम्प्रेस में इसका पूरा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, और इनको बिल्कुल कंप्रेस नहीं किया जाता। इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलती है, और जितने भी रिकॉर्डिंग होती है स्टूडियो वगैरह में वो सारी जो है इसी MIDI से होती है। जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो भी मूवीज़ में म्यूज़िक रिकॉर्ड करते हैं वो सारी जो है MIDI से ही रिकॉर्डिंग होती है, और ये सबसे अच्छा फॉर्मेट है म्यूज़िक को रिकॉर्ड करने के लिए। अब दोस्तों इसके अलावा जो होते हैं हमें, ये मैंने आपके ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स बता दिए किस तरह के होते हैं, वो सब बता दिया। अब दोस्तों इन सब ये रिकॉर्डिंग तो आपकी हो गई, पर इन रिकॉर्डिंग के बाद जो ऑडियो कंबाइन करना है, ऑडियो को कट करना है, उनको एडिटिंग करना है, तो उसके लिए हम ऑडियो सॉफ्टवेयर पैकेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑडियो सॉफ्टवेयर पैकेजेस के अंदर ऑडियोसिटी, वेवपेड, गोल्ड वेव, ये सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, और ये सॉफ्टवेयर जो है हमारे ऑडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स हैं। इन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से आप ऑडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हो, उनको एडिट भी कर सकते हो। तो इन सॉफ्टवेयर्स को आप यूज़ करके देखिए, काफ़ी इजी सॉफ्टवेयर्स हैं, और बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी अभी अवेलेबल हैं नेट पे, और ये सब फ्री लाइसेंसिंग के अंदर है, आपको ये लाइसेंस पे नहीं करना, सारी चीज़ें ऑनलाइन वैसे ही हो जाएंगी। और दोस्तों ये था मेरा आज का लेक्चर। इसके अंदर मैंने आपको जितना सेकेंड यूनिट में पूरा जो दिया हुआ है वो सब मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया हुआ है। इसमें एक चीज़ दोस्तों छूट गई थी, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैं आपको एक चीज़ जो है वो शायद एक टर्म छूटी हुई है, वो मैं अपन डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए ये जो आपका दिया हुआ है ये जो है इसमें है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट थ्योरी बताने लायक नहीं था, मैं आपको वैसे ही इसको समझा देता हूँ। दोस्तों इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट को लिंक करना और एम्बेड करना। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट होता क्या है, दोस्तों जब भी कोई सॉफ्टवेयर खुलता है तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे मैंने वर्ड खोला वो एक ऑब्जेक्ट बन गया, मैंने एक्सेल खोला वो भी एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को लिंक करना और एम्बेड करना, अगर मान लीजिए मैं वर्ड के अंदर एक्सेल की फाइल को खोलता हूँ तो वो मेरा ऑब्जेक्ट लिंक हो गया, ठीक है। अगर मैं रखता हूँ तो वो ऑब्जेक्ट लिंक हो गया, और उसको एम्बेड करना मतलब उसको ओपन करना, तो वो एम्बेड ओपन हो जाता है वहाँ पे। मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कैसे होगा। जैसे मैंने यहाँ पे विनवर्ड ले लिया, विनवर्ड से मैंने वर्ड को खोल लिया, ये मेरा ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया, मैंने यहाँ पे वर्ड खोल लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे इंसर्ट के ऊपर आता हूँ, अब दोस्तों देखिए जैसे मैं वर्ड पे था, अब मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। अब वो जब यहाँ पे खुल रहा है तो पूछ रहा है किस टाइप का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए मैं एक्सेल का चार्ट ले लेता हूँ, या फिर मैं माइक्रो एक्सेल ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आके यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाएगा। ये यहाँ पे आ गया। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे नेम ऑफ द स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे नेम, रोल नंबर, मैं हूँ यहाँ पे वर्ड के ऊपर, मैंने यहाँ पे वर्ड के ऊपर मैं चला एक्सेल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्या है ये ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पे जब बाहर क्लिक करूँगा तो मैं ऑटोमेटिक वर्ड के ऊपर पहुँच जाऊँगा, और ये मेरी फाइल जो है एक्सेल की बनी हुई फाइल है। अगर मैं
इसको यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो मैं वापस एक्सेल पे हूँ, एक्सेल के पूरे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, पूरा एक्सेल में काम कर पाऊंगा। लेकिन मैं जब क्लिक करूँगा यहाँ पे तो मैं वापस वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो दोस्तों ये मेरा है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। अब ये आता कहाँ से, फिर से आपको बताता हूँ। आप 2016 के वर्ड में यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ये इस तरह से आपकी ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग परफॉर्म होती है, कि ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एम्बेडिंग परफॉर्म होती है। तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट था, इसलिए मैंने आपको वैसा का वैसा ही इसको बता दिया। तो दोस्तों देखिए मैंने टेक्स्ट कंपोनेंट्स बता दिए हैं, कॉन्सेप्ट बता दिया, ये पूरा यूनिट मैंने कंप्लीट करवा दिया है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आपसे अगले यूनिट में, यूनिट नंबर 3 में, अगले लेक्चर में। वंदे मातरम, जय हिंद।